सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उसकी प्लेलिस्ट ओपन करोगे, वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है 2.1 इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटीज़, वो चीज़ें जिसे हम किसी भी टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेज़र कर सकते हैं। यानी सिंपल समझो, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ हो गया, मेज़र कर सकते हैं, मास हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई, किसी चीज़ पे लगने वाली फोर्स, इसको मेज़र कर सकते हैं, करंट हो गया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी वो सारी चीज़ें जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये मेज़र करना या मेज़रमेंट होता क्या है, क्या करते हैं मेज़रमेंट में? आप खुद सोचो, अगर मैंने आपको कोई चीज़ दी, मान लो एक पेन दिया और कहा कि इसकी लेंथ मेज़र करो, तो उस मेज़रमेंट में आप क्या करते हो? तो इसमें ये होता है इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। आप कंपेयर करते हो। आपको मैंने पेन दी और कहा कि इसकी लेंथ मेज़र करो, तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, हम स्केल ले लेते हैं। आप एक स्केल लोगे, उसके ऊपर मार्किंग होगी मिलीमीटर और सेंटीमीटर की, और उसी पे आप उस पेन को रखोगे और देखोगे कहाँ तक आ रहा है, और फिर बता दोगे कि भाई ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मेज़रमेंट करके जो वैल्यू आपने बताई, कैसे बताई? आपने स्केल से उसे कंपेयर किया है। तो मेज़रमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह कोई चीज़, आपको वेट किसी चीज़ का नापना है, तो आप तराजू लोगे, उस ऑब्जेक्ट को, उसका वेट आपको निकालना, उसको एक तरफ रखोगे और दूसरी तरफ आप वेट रखोगे और कंपेयर करके बता दोगे कितना वज़न आ रहा है। तो मेज़रमेंट में याद रखना कि हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? कोई भी चीज़ ऐसे उठा के कंपेयर कर लोगे। यानी आपको, जैसे मैंने पेन दी कि बताओ इसकी लेंथ, तो आप कुछ भी उठा के उससे नाप लोगे। आप किससे नापे? स्केल से नापे। स्केल नहीं होगी तो आप कहोगे कि हम नहीं बता सकते, हमारे पास स्केल नहीं है। यानी स्केल में ऐसी क्या खास बात है कि आप स्केल से ही कंपेयर कर रहे हो? आप किसी स्टिक से कंपेयर कर सकते थे, कोई धागा ले सकते थे, उससे मेज़र कर सकते थे, लेकिन आपने स्केल से क्यों मेज़र किया? स्केल से इसलिए मेज़र किया कि उसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड मार्किंग थी। जैसे स्केल पे आपका सेंटीमीटर लिखा होता है, मिलीमीटर की मार्किंग होती है। तो आपने स्केल का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में वैल्यू मिल सके। तो ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर है क्या? तो इस चीज़ को अब हम जानते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो ये जो हमारा सेंटीमीटर था या मिलीमीटर था, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और यूनिट क्या होता है? ऐसी चीज़ होती है जिसे हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे 8 सेंटीमीटर बताया, तो सेंटीमीटर क्या है? हमारी यूनिट है। तो यूनिट हमारा क्या है? रेफरेंस स्टैंडर्ड। यानी इसकी मदद से, यानी कि स्टैंडर्ड चीज़ है जिसकी मदद से हम मेज़रमेंट करते हैं। अब इस यूनिट के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, वो बेसिक होनी चाहिए। बेसिक का मतलब उसे बहुत तरीके के मेज़रमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पेन कह दिया मेज़र करने के लिए, तो आप स्केल से मेज़र कर लोगे। आपको पेंसिल दे दी कि बताओ इसकी लेंथ, तो आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बताओगे। स्टिक कह दिया, कोई कपड़ा कह दिया, कोई धागा है, उसकी लेंथ आपको मेज़र करनी है, तो स्केल से नॉर्मली मेज़र कर सकते हो। यानी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर को हम यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बेसिक है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसका मेज़रमेंट करते हैं, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में वैल्यूज़ लिखते हैं। इसी तरीके से किलोमीटर भी हमारी यूनिट है। और अगर वेट की बात कर लें तो केजी हो गया, ग्राम हो गया, ये सारी क्या कहलाएंगी? यूनिट। क्योंकि बहुत सारी जगह पर हम केजी और ग्राम में चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे आपने आलू खरीदा, प्याज खरीदा, टमाटर खरीदा, तो सब किस में होता है? केजी में या ग्राम में होता है। यानी वो बेसिक है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, उसे भी हम समझ लेते हैं। आर्बिट्रेरली का मतलब क्या है? मनमाने ढंग से। यानी कोई चीज़ ऐसा नहीं कि हमेशा से थी, बल्कि अपने मन से हमने मान लिया। यानी कोई नेचुरल रूल नहीं है, बल्कि अपने मन से हमने कोई चीज़ मान ली। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 kg, 1 किलो क्या है? ये 1 किलो आया कहाँ से? सबसे पहली बार 1 किलो कैसे इस्तेमाल हुआ? यानी केजी जो यूनिट है वो कहाँ से बनी? तो ये बात है 1795 की। उस समय क्या हुआ था, किसी बंदे ने ये कहा कि 1 लीटर पानी लो। एक बर्तन में आपने 1 लीटर पानी ले लिया, तो 1 लीटर पानी का जो वज़न होगा, उसका जो मास होगा, उसको हमने कह दिया कि 1 kg है। तो वहीं से 1 kg बन गया। तो जिसने भी ये माना था कि 1 लीटर को हम 1 kg मानेंगे,
तो वो आर्बिट्रेरली तो चूज़ किया था, यानी अपने मन से उसने चूज़ कर लिया। ऐसा कोई नेचुरल लॉ नहीं था कि उसने कहीं से पढ़ा या कहीं से देखा और समझा कि अच्छा 1 लीटर 1 किलो के बराबर होता है, पर उसने मान लिया। हो सकता है उसके माइंड में ये बात आती कि यार 1 लीटर नहीं 2 लीटर पानी को 1 kg मानते हैं, तो आज तक हम ऐसे ही मानते हैं, यानी 2 लीटर पानी को 1 किलो मान रहे होते। या उसने ये सोचा होता कि चलो ½ लीटर वाटर को हम 1 किलो मानते हैं, तो ऐसा अभी तक चल रहा होता। यानी ये जो 1 kg बना है उसको अपने मन से चूज़ किया गया है, कोई ऐसा नेचर का रूल नहीं था जिसको हमने फॉलो किया, अपने मन से बनाया। तो अब आप कहोगे कि अच्छा उसने अपने मन से बना लिया तो हम भी बना लेंगे, 2-3 यूनिट हम भी बना लेते हैं। इस तरह से आपके क्लास में जितने लोग हैं सब ने सोच लिया कि हम भी कुछ अपनी यूनिट बना लेते हैं, तो बहुत सारी यूनिट हो जाएगी। तो क्या सबको यूनिट हम मानेंगे, सबको कंपैरिजन में इस्तेमाल करेंगे, सबको मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर आती तीसरी कंडीशन, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी वो जो आपने रेफरेंस चूज़ किया है, वो जो यूनिट आपने चूज़ की है उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे। आपने बना तो दी, लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो यूनिट नहीं कहलाएगी। यूनिट तभी कहलाएगी जब उसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे कि हाँ ये एक यूनिट है। तो समझ गए यूनिट क्या होती है? यूनिट एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो कि बेसिक है, आर्बिट्रेरली चूजन है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर और न्यूमेरिकल मेजर एक्कम्पनीड बाय अ यूनिट। यानी कोई चीज़ आपको मैंने मेज़र करने को कहा, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कोई लेंथ है, उसको मैंने मेज़र करने को कहा, तो उसका आंसर आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? मान लो जैसे आपको मैंने पेन दी, उसकी लेंथ आपने मेज़र की और बताया 8 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका नंबर होगा और दूसरा उसके साथ साथ एक यूनिट लगी होगी। जैसे सेंटीमीटर एक यूनिट है और उसके साथ साथ आपको एक नंबर लिखा होगा। इस तरह से आप किसी भी मेज़रमेंट की वैल्यू बताओगे। 3 kg, तो 3 kg में एक 3 आपका नंबर हो गया और उसके साथ साथ लगी हुई एक यूनिट हो गई। ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर टू बी वेरी लार्ज, वी नीड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। तो वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी तो बहुत सारी यूनिट्स बन जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है, उनकी इस्तेमाल करके हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम देखेंगे। सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ जो यूनिट लगी होती है वो फंडामेंटल या बेस यूनिट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मीटर। देखो फंडामेंटल या बेस का मतलब ये है कि वो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनी। जैसे मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर ली, तो ए किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन AT एट किसी से मिलके बना है, यानी A और T मिलके हमने लिख दिया कैट, तो ये CAT इनसे मिलके बना है। तो कैट जो वर्ड है वो 3 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है, लेकिन जो A है वो किसी से नहीं बना। इसी तरह जो अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं वो बेस क्वांटिटी है, यानी वो किसी से मिलकर नहीं बनी। इसी तरीके से वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी से मिलकर नहीं बनी, जैसे मीटर है, ये वो यूनिट है जो किसी से मिलकर नहीं बनी। लेकिन वेलोसिटी की मैं यूनिट लिखूं तो आप क्या बताओगे, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखो 2 यूनिट मिलके बनी है वेलोसिटी की यूनिट, एक मीटर है दूसरा सेकेंड है, यानी लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट, इसको मिलाकर हमने वेलोसिटी की यूनिट बनाई है। ठीक है, तो समझ गया फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होती हैं, वो यूनिट्स जो किसी से मिलकर नहीं बनी। ऐसी आपको टोटल 7 यूनिट्स मिलेंगी। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। तो और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट को हम बेस यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिट जो ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। तो फिर से एक बार इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कोई लेंथ है, उसकी क्या यूनिट होगी, मीटर में हमने मेज़र कर लिया, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी में मेज़र कर सकते हो, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लेंथ को हमने मीटर में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरीके से टाइम को हमने सेकेंड में मेज़र कर लिया। किसी चीज़ का मास है उसको हमने kg में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल या कह सकते हो बेस यूनिट्स हैं, किसी से मिलकर नहीं बनी। लेकिन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, जो कि देखो लेंथ की जो कि मीटर है और टाइम की, इसकी यूनिट मिला के बनी है। इसी तरह एक्सेलरेशन की यूनिट लिखोगे तो आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी लेंथ और टाइम की यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। A complete set of these unit, both base units and derived unit, is known as system of units. तो system of units क्या है, जो आपकी बेस यूनिट्स हैं प्लस डिराइव यूनिट, इन सबको मिला लें
यानी इन सबका जो पूरा कलेक्शन है उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2.2 द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले के टाइम में क्या होता था, जो साइंटिस्ट थे अलग अलग कंट्री के, वो अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। ऐसे ही 3 सिस्टम हमारे पास हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक आपका CGS सिस्टम है, तो कुछ कंट्री के साइंटिस्ट होते थे वो CGS वाले सिस्टम यूज़ करते थे यूनिट्स। कुछ थे जो FPS या इसी को हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं उसमें मेजरमेंट करते थे। कुछ थे जो MKS सिस्टम यूज़ करते थे। तो ये सब वो सिस्टम है जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। अब दूसरा कुछ यूज़ किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये तीनों सिस्टम क्या है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो पहले के टाइम में जो लेंथ, मास, टाइम, यही एक बेसिक क्वांटिटीज़ हुआ करती थी और इन्हीं के लिए यूनिट बनाई जाती थी और इन्हीं का मेजरमेंट होता था। तो CGS सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता था। इसी तरह जो आपका FPS सिस्टम था उसके अंदर लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते थे। MKS सिस्टम, इसके अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता था। देखो इनके वर्ड से ही आप समझ सकते हो, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड, इस तरह से मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस तरह से यूनिट बनाई गई थी। अलग अलग कंट्री में अपना जिसको जो बेहतर लगता था वो यूज़ करता था। लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, दुनिया आपस में कनेक्ट हुई, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जाने लगी। तो इस बात की ज़रूरत पैदा हुई कि यार एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ प्रेजेंटली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट। तो अब जो सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है यानी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्या है, ए सिस्टम ही इंटरनेशनली यूनाइट्स। ये फ्रेंच एक वर्ड में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे हम शॉर्ट में SI लिखते हैं, यानी फ्रेंच वाला ही यूज़ करते हैं। जो उसका सिंबल है, सिस्टम ही पहले है, उसके बाद इंटरनेशनली बाद में है, तो SI वहाँ से यूज़ होता है। तो अब कौन सा सिस्टम बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया भर में यूज़ होता है, वो आपका SI सिस्टम है। SI यूनिट जो हमारी होती है वो। तो SI जो सिंबल यूज़ किया गया वो स्टैंडर्ड जो सिंबल था, यानी S पहले था I बाद में था, तो उस तरह से हमने यूज़ किया। ट्रांसलेशन में आप देखोगे तो इंटरनेशनल पहले आ रहा है, यानी I पहले आ रहा है, S बाद में होगा, लेकिन फ्रेंच वाला हम देखते हैं। तो ये जो SI सिस्टम है उसको डेवलप किसने किया था, बाय ब्यूरो इंटरनेशनल। ये पूरा फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो आता है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, BIPM। 1971 के अंदर ये SI जो सिस्टम है वो डेवलप किया गया था। वर रिसेंटली रिवाइज बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर इन नवंबर 2018। तो 1971 के अंदर इसे डेवलप किया गया था और फिर से इसके अंदर 2018 में कुछ चेंजेस किए गए, उसको एक तरह से रिवाइज किया गया। द स्कीम इज़ नाउ फॉर इंटरनेशनल यूजेज, यानी ये जो SI वाला सिस्टम है ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, एक तो जो साइंटिफिक वर्क है वहाँ पर, टेक्निकल वर्क हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कॉमर्शियल वर्क हो गया, वहाँ पर हम SI वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। यानी लोकल लेवल पे भले ही आप कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन ऐसी चीज़ें जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हों, जैसे साइंटिफिक कोई वर्क है, साइंस पे कोई रिसर्च हो रही है तो पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर हम SI यूनिट में सारे वर्क करते हैं, SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम यूज़ करने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो पूरी दुनिया भर में यूज़ हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये, बिकॉज SI यूनिट्स यूज़ डेसिमल सिस्टम, तो जो SI यूनिट्स हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, इसीलिए जो कन्वर्जन है विद इन सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हम दूसरे सिस्टम की बात कर लें, FPS वाले सिस्टम में बात कर लें, तो आप देखोगे जैसे हाइट वगैरह मेज़र करते हैं, आज के टाइम में भी हम किस में मेज़र करते हैं, फुट में और इंच में मेज़र करते हैं कि वो 5 फुट 2 इंच का है। तो एक तो आपका फुट हो गया, दूसरा आपका इंच हो गया। तो फुट और इंच में अगर हमको कन्वर्जन करना हो तो कैसे करेंगे, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगर मैंने आपको कह दिया कि 79 फुट है, उसको इंच में कन्वर्ट करो तो मुश्किल हो जाएगा, आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन SI यूनिट्स में अगर आप देखो तो जैसे हमारा मीटर है, 1 मीटर है, उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसी 79 को ले लो, 79 मीटर था, इसे हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 2 जीरो बढ़ जाएगा, तुरंत, कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो गया। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को 3 प्लेस पीछे कर लो यानी 0.079 किलोमीटर। तो यूनिट का जो कन्वर्जन है SI सिस्टम में वो बहुत आसान है, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम यूज़ होता है। डेसिमल सिस्टम मतलब इसके अंदर 10 के फैक्टर के अंदर यूनिट्स चेंज होती रहती हैं, यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट बदल जाएगी, डिवाइड करोगे तो यूनिट बदल जाएगी, यानी 10 का फैक्टर यहाँ पर काम करता है। लेकिन दूसरे सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है,
बहुत अजीब अजीब वैल्यूज़, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट कन्वर्जन में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फुट को आपको इंच में कन्वर्ट करना है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 12 से तो मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो एसआई सिस्टम का एक बेनिफिट ये है कि डेसिमल सिस्टम यूज़ होता है, इसीलिए कन्वर्जन बहुत आसान होता है। तो इस बुक के अंदर हम एसआई यूनिट को ही फॉलो करेंगे। तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 बेस यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपको टेबल 2.1 में दिया हुआ है। तो चलिए पहले उसे हम देख लेते हैं। तो बेस क्वांटिटी आपकी लेंथ हो गई। उसके लिए जो एसआई यूनिट हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, मीटर, और इसका सिंबल एम होता है। इसी तरह मास, ये भी एक बेस क्वांटिटी है, यूनिट इसकी किलोग्राम है। केजी इसे शॉर्ट में लिखते हैं। टाइम की सेकेंड है, एस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक करंट होगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, ए से इसे डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आपका केल्विन, इसकी यूनिट होती है, इसे के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर किया जाता है, शॉर्ट में से, यानी सिंबल इसका क्या होता है, MOL। और 7th आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी जो आपकी लाइट है वो कितना ब्राइट है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, उसको इसमें हम मेज़र करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है वो कैंडिला है, CD शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये आपकी बेस क्वांटिटीज़ हो गई। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वहाँ पर जो एसआई यूनिट्स यूज़ होंगी, यानी एसआई क्या, और भी जो यूनिट्स हैं वो यूज़ होंगी, वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती। जैसे मीटर है, मीटर किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन वहीं पर वेलोसिटी हो गई, वो मीटर और सेकंड दो बेस यूनिट से मिलकर बना, इसीलिए वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, डिराइव्ड। वेलोसिटी की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, वो डिराइव्ड यूनिट होगी। अब इसकी जो डिफिनीशन वाला पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उसको आपको याद नहीं रखना, ना ही उसे टेस्ट में पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं इस डिफिनीशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग से वीडियो ला के। तो 7 हमारी बेस यूनिट्स हो गई, और बहुत सारी हमारी डिराइव यूनिट्स होती हैं, और 2 और यूनिट्स होती हैं, उसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इसे आप चाहो तो लिख लेना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट आपकी 2 तरीके की होती हैं। एक तो आपका प्लेन एंगल, जिसे हम डी थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू रेडियस r। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक सर्किल था, उस पर हमने एक आर्क कट कर दी, ठीक है, ऐसे एक आर्क बना दी, और ये हमारा सेंटर है, इससे एक साइड हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, एक ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये जो आपका एंगल है इसको हमने डी थीटा मान लिया। तो डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये चीज़ आपने पढ़ी है। तो एंगल हमारा यहाँ पर क्या है, हमने डी थीटा मान लिया है। तो डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आर्क, आर्क क्या है, ये जो पूरी हमारी लेंथ होगी ये हमारी आर्क है, इसे हमने ds से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा ds डिवाइडेड बाई रेडियस, इसे हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया। यानी ये जो होगा पूरा, ये क्या होगा, स्मॉल r होगा, रेडियस होगा उस सर्किल का। तो डी थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाल ली, ds डिवाइडेड बाई r, जो कि देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। याद रखना यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो रेडियन में होती है, यानी वो डिग्री में नहीं होती, रेडियन में होती है। तो डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो कोई वैल्यू होगी, इस तरह से नहीं होगी कि 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से, डिग्री ना होगी। दूसरी सप्लीमेंट्री हमारी यूनिट होती है सॉलिड एंगल, जिसे हम डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एज रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया DA ऑफ स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स O एज सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस R एज शोन इन फिगर 2.1। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे हमने प्लेन एंगल देखा तो वो एक प्लेन में होता है, 2D फिगर के अंदर एंगल बनता है। जब 3D में कोई एंगल बनता है तो वो हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमको एक स्फीयर चाहिए होगा। ये मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें से एक एरिया कट करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा एक एरिया है, इसको हमने कट किया और यहाँ से एक पीस हमने निकाल लिया। कुछ इस तरह से उसका शेप होना चाहिए, यानी ये जो पॉइंट है वो स्फीयर का सेंटर होगा। तो स्फीयर के सेंटर से ऐसे एक पिरामिड शेप का पीस हम निकाल लेंगे और इसका एरिया इस तरह से होगा, ठीक है। यानी ये जो हमने कट किया है यहीं से ऐसे पकड़ के इसको निकाल लेंगे, इस तरह से निकलेगा। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो अंदर वाला एंगल बनता है इसके, ये देख सकते हो, ये जो अंदर पूरा ऐसे जो बनेगा एंगल, उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल हमारा 3D स्पेस में बनता है, तो एक तरह से कह सकते हो 3D एंगल है। अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला कैसे बनता है, इसको अगर आप देखोगे, ये जो पीस हमने कट किया है, तो जैसे प्लेन एंगल के अंदर हम आर्क की बात करते हैं, यहाँ पर एरिया की बात करेंगे। और ये जो एरिया हमने कट करके निकाला है, ये पूरा ऊपर वाला, या इस बॉल में देख सकते हो, यहाँ पर स्फीयर में ये जो पूरा हिस्सा है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये जो लेंथ होगी और ये
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये वाला साइड निकाल लें और ये वाला साइड निकाल लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब ये दो साइड कैसे निकलेंगे, ऐसे साइड में अगर आप करोगे इस तरह से मान लो, तो ये आपका आर्क है, इसी की लेंथ आपको चाहिए और ये एंगल थीटा आप निकाल सकते हो। ये पूरा एक प्लेन ही तो है और प्लेन पे हमारा वही नॉर्मल वाला एंगल बनता है। तो ये एंगल है, ये आर्क है और ये पूरी लेंथ आपकी क्या होगी, उस स्फीयर की रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के इस आर्क की वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर, उससे ये वाली आर्क की लेंथ आप निकाल लोगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया की वैल्यू निकल आएगी। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉलिड एंगल आप समझ गए, जैसे यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ये पूरा जो एंगल होगा डी ओमेगा, ये सॉलिड एंगल होगा और ये 3D में बनता है। तो जैसे हमने प्लेन एंगल में एक आर्क लेते हैं, उसी तरीके से सॉलिड एंगल के अंदर पूरा एक एरिया लेंगे। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम लेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे आप देख लो। तो हमको DA की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकलेगी, अगर इस पूरे हिस्से को हम एक स्क्वायर शेप मान लें तो आप कहोगे ये जो लेंथ है इसको और ये जो लेंथ है इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर सामने से देखें तो इस तरह से ये वाली जो लेंथ है इसको मेज़र कर लो और इसको मेज़र कर लो और आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इसको मान लेते हैं हम आर्क 1 और इसे हम मान लेते हैं आर्क 2। ठीक है, तो आर्क 1 मल्टीप्लाई बाय आर्क 2 करोगे तो ये एरिया पूरा आ जाएगा। और आर्क क्या होता है, ये चीज़ हमने देखी है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क की वैल्यू क्या होगी, एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस क्या होगा, जिससे हमने ये प्लेन एंगल निकाला है, ये जो हिस्सा निकाला है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वही हमारा रेडियस है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैं यहाँ समझा देता हूँ कि अगर मान लो इस वाले हिस्से को हम कंसीडर करें सिर्फ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम मान लेते हैं डी थीटा और ये जो हमारी होगी इसे हम क्या कह रहे हैं, आर्क 2। तो आर्क 2 की वैल्यू क्या होगी, जो एंगल हमारा है इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी डी थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर, ये हो गया। इसको आर्क 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं पूरा लिख के बता देता हूँ कि हमारा DA क्या होगा, आर्क 1 मल्टीप्लाई बाई आर्क 2। तो आर्क 1 हमारा क्या है, डी थीटा यानी एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस। अब दूसरा वाला आर्क हमको निकालना है, तो इस वाले हिस्से को हम कंसीडर कर लेते हैं। इस एंगल को हम मान लेते हैं डी फाई। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा डी फाई मल्टीप्लाई बाई आर से। तो DA की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हमारा डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी फाई और ये दोनों आर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एंगल का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम रिप्लेस कर दें एक से, यानी सॉलिड एंगल इसकी जगह हम रख देंगे। तो DA की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं डी ओमेगा। ठीक है, और ये हमारा आर स्क्वायर तो था ही। इस तरह से जो डी ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, DA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का यही फॉर्मूला होता है और इसकी SI यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो शॉर्ट में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो प्लेन एंगल है वो एक 2D फिगर में बनता है, वहाँ पर हम आर्क को लेते हैं, यानी एंगल होगा, रेडियस होगा और आर्क होगी। सॉलिड एंगल की हम बात कर लें तो वहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनेगा, रेडियस तो रहेगा ही, साथ ही साथ आर्क की जगह यहाँ पर एक एरिया होगा, जैसे यहाँ पर हम DA से डिनोट कर रहे हैं। किस तरह से सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आता है ये मैंने आपको पूरा करके बता दिया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। बस आपको याद रखने वाला पार्ट यही है कि फॉर्मूला आप याद रख लो। ठीक है, प्लेन एंगल का तो आप जानते ही होंगे, सॉलिड एंगल का ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है बस इतना याद रखना है। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, सिंबल RAD होता है। वहीं जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है और इसका सिंबल SR होता है। ये दोनों ही जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ है। डायमेंशन लेस और डायमेंशन वगैरह क्या होता है, ये आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन वाला, वहाँ ज़्यादा आपको ये क्लियर होगा। अब टेबल 2.2 के अंदर कुछ यूनिट्स दी हुई है जो कि जनरली यूज़ होती है। SI के अलावा की यूनिट्स दी हुई है, जैसे मिनट हो गया, आवर हो गया, हम डेज में मेज़र करते हैं, ईयर्स में मेज़र करते हैं। डिग्री हो गया, डिग्री का आपको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। 1 डिग्री इक्वल्स क्या होता है, π/180 रेडियन। इस तरह 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं, टन हो गया, कैरेट हो गया, बैरन हो गया, हेक्टेयर हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर की होती है बार, जब आप प्रेशर वगैरह टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आप याद कर लेना या अभी याद कर लेना। यानी जब जहाँ पर आपको इसका यूज़ पड़े
तब आप उसको याद कर लेना। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही टेबल में एकदम रट्टा मारने लगे कि इन सबको याद कर लेते हैं। जब इसका यूज़ पड़े जहाँ पर भी, जिस टॉपिक के अंदर, जिस क्वेश्चन के अंदर, तब उसे याद कर लेना। नोट दैट व्हेन मोल इज़ यूज्ड, तो ये बात आपको नोट करनी है कि जब हम मोल का इस्तेमाल करते हैं, मोल किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस कितना है उसे कैसे मेज़र करो, उसका जो अमाउंट है उसको हम मोल में मेज़र करते हैं। द एलिमेंट्री इंटिटीज़ मस्ट बी स्पेसिफाइड, तो जो एलिमेंट्री इंटिटीज़ हैं उसको हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेगा। एलिमेंट्री इंटिटीज़ का मतलब आप उसके एटम्स की बात कर रहे हो, या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, या आयंस की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की, या और भी जो पार्टिकल्स हैं या स्पेसिफाइड ग्रुप्स हैं, किसकी बात कर रहे हो यह आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे किस एलिमेंट्री इंटिटी के रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये पूछ रहे हो, या कितने एटम होते हैं ये पूछ रहे हो, या कितने आयन होते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो फिर आपने मान लो बताया कि हम ये पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये आप बताओ। तो फिर आप बताओगे कि अच्छा मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो आप कहोगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आपने पूछा कि अच्छा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने एटम होते हैं ये बता दो। तो देखो ऑक्सीजन गैस क्या होता है? O2 होता है, यानी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो ऊपर की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हो, या 1 मोल गैस के एटम्स के बारे में पूछ रहे हो, या आयन से इलेक्ट्रॉन किसके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, वी एम्प्लॉय यूनिट फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द 7 बेसिक यूनिट। तो अपेंडिक्स A6 में देखोगे तो बहुत सारी डिराइव यूनिट आपको मिल जाएंगी। कुछ डिराइव यूनिट है वो SI के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आपको अपेंडिक्स 6.1, ठीक है, ये सब लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप देख लेना इसको। बहुत सारी यूनिट्स हैं, यानी उसको बेसिकली आप टॉपिक में या क्वेश्चन के अंदर उनका यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब उसका यूज़ पड़े तब आप अपेंडिक्स में देख के उसे याद कर लेना। ज़रूरी नहीं कि आप ओपन करो पूरा याद करना शुरू कर दिए, वैसे याद भी नहीं होता और बहुत ही बोरिंग टाइप का हो जाता है। जब उसका आपको पढ़ने को मिले टॉपिक के अंदर, या उसका क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो वहाँ पर आप देख के उस समय उसे प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पर वही अपेंडिक्स वगैरह के बारे में सारी बात की गई है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी वीडियोज़ आपको देखनी है, यानी जिस चैप्टर की देखनी है उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।